हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम महाराणा प्रताप के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। उसकी माता जयवंता बाई पाली के अखेराज सोनगरा चौहान की पुत्री थी। फरवरी 1572 ईस्वी में प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह की गोगुंदा में मृत्यु हो गई। उसने प्रताप के अधिकारों की अवहेलना कर अपने दूसरे पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। क्योंकि जगमाल की माता भटियाणी पर उसकी विशेष कृपा थी, अतः उदय सिंह की मृत्यु के बाद जगमाल को राजगद्दी पर भी बिठा दिया था। किंतु यह स्थिति अधिक देर तक न रही। जालोर के अखयराज व ग्वालियर के राम सिंह ने इसका विरोध किया। तब रावत कृष्णदास व रावत सांगा ने अन्य प्रमुख सामंत सरदारों की सहमति से प्रताप को गद्दी पर बिठाने का निर्णय कर उदय सिंह की दाह क्रिया से लौटते ही 28 फरवरी 1572 ईस्वी को प्रताप को गोगुंदा में ही मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठाया। इससे क्रुद्ध हो जगमाल मेवाड़ छोड़कर चला गया। अजमेर के सूबेदार के प्रयत्नों से उसे अकबर ने पहले जहाजपुर का परगना और फिर सिरोही का आधा राज्य प्रदान किया, परंतु दुर्भाग्य ने जगमाल का वहां भी साथ नहीं छोड़ा और 17 अक्टूबर 1583 ईस्वी को दत्तानी युद्ध में वह मारा गया। जब प्रताप गद्दी पर बैठा उस समय मेवाड़ में कुछ भी नहीं बचा था। आर्थिक व सामाजिक जीवन नष्ट हो गया था। व्यापार व उद्योग धंधे समाप्त से हो गए थे। प्रशासनिक व्यवस्था भी अस्त व्यस्त थी। मेवाड़ का उपजाऊ प्रदेश मुगलों के पास था। चित्तौड़ पतन के बाद उदय सिंह आर्थिक स्थिति में अधिक सुधार भी नहीं कर पाया था। सभी महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध थे। ऐसी कठिन परिस्थितियों में प्रताप मेवाड़ का महाराणा बना। मेवाड़ में इस समय ग्वालियर और सिरोही के शासक आश्रय पा रहे थे तथा मेवाड़ को छोड़ शेष राजस्थान के शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और एक ने तो मुगलों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिए थे। इन परिस्थितियों में मुगलों से युद्ध अवश्य संभावित था। अकबर एक महत्वाकांक्षी शासक था। उत्तरी भारतवर्ष में मेवाड़, जिसका क्षेत्रफल भले ही कम हो किंतु एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उसका महत्व था, अकबर अपने अधीन करना चाहता था। किंतु वह यह भी जानता था कि मेवाड़ का एकाएक विजय प्राप्त करना भी आसान नहीं है। तत्कालीन सर्वशक्तिमान शासक के लिए तो मेवाड़ की स्वतंत्रता बहुत बड़ी चुनौती थी। ऐसे समय में महाराणा प्रताप के सामने दो ही मार्ग थे। या तो वह अन्य राज्यों के अनुरूप अकबर की अधीनता स्वीकार कर अकबरी साम्राज्य में उच्च ओहदा प्राप्त करे अथवा संघर्ष के लिए तैयार रहे। दूसरा मार्ग संकटमय था। परिस्थितियां भी प्रतिकूल थी, परंतु इन सब विपरीत परिस्थितियों के उपरांत महाराणा के सामने स्पष्ट आदर्श था। प्रताप की स्वतंत्रता प्रिय थी। इसकी रक्षा के लिए वह सब कुछ बलिदान करने को तत्पर था। इस उच्च आदर्श से प्रेरित हो प्रताप ने दूसरा विकल्प ग्रहण किया। यो अकबर और प्रताप का संघर्ष साम्राज्य लिप्सा और स्वतंत्र प्रियता के बीच का संघर्ष था। प्रताप ने अपनी संपूर्ण शक्ति से मेवाड़ में एकता स्थापित करने का प्रयास किया। उसने राज्य के तो प्रमुख आधार स्तंभों सामंत और भीलों के एक सूत्र में संगठित किया। प्रताप ने संघर्ष की तैयारी हेतु गोगुंदा के बजाय कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। राजस्थानी साधनों के अनुसार प्रताप ने जब अपने सिंहासनारूढ़ होने का उत्सव मनाया तब मारवाड़ का चंद्रसेन भी उस समय कुंभलगढ़ में उपस्थित था। इस घटना से प्रतीत होता है कि प्रारंभ से ही प्रताप ने अपने सीमित साधनों का अधिक से अधिक लाभ उठाने की दृष्टि से राजस्थान की अन्य शक्तियों से संगठन वार्ता शुरू कर दी। तब राजस्थान में चंद्रसेन मुगल विरोध का प्रतीक था और कुंभलगढ़ में उसकी उपस्थिति राठौड़ सिसोदिया गठबंधन का एक कारण बन सकती थी तथा दोनों ही जातियों का संगठन मुगलों के लिए काफी कठिनाई उत्पन्न कर सकता था। दोनों के बीच जो वार्ता हुई उसका हमें कोई विश्वसनीय वर्णन नहीं मिलता, परंतु बाद की घटनाओं से ऐसा लगता है कि दोनों ने मुगलों का विरोध करने का निश्चय किया तथा एक दूसरे की सहायता देने का आश्वासन भी दिया। उधर अकबर की भी मान्यता थी कि मेवाड़ की समस्त अस्त स्थिति के उपरांत भी प्रताप से युद्ध करना आसान नहीं। अतः अकबर ने वार्तालाप द्वारा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने का प्रयास किया। 1572 ईस्वी से 76 के बीच एक के बाद एक करके 4 शिष्टमंडल प्रताप के पास इसी उद्देश्य से भेजे गए।
शिष्टमंडल के प्रयास। अगस्त 1572 ईस्वी में अकबर ने जलाल खां को वार्ता के लिए मेवाड़ भेजा। जलाल खां बुद्धिमान एवं बागपटु दरबारी था। प्रताप ने भी उसका स्वागत किया, परंतु उसे असफल ही लौटना पड़ा। यो अपने प्रथम प्रयास के अनुकूल परिणाम न देख अकबर ने इस कार्य के लिए राजस्थानी सामंतों में से किसी को भेजने की सोची। इस नीति पीछे अकबर का दोहरा उद्देश्य हो सकता था। उसका मानना था कि सजाती होने से उसमें घनिष्ठता की भावना हो सकती है और बातचीत संभव हो सकती है। अतः गुजरात विजय के पश्चात मानसिंह को मेवाड़ में भेजा, किंतु उसके असफल लौट आने के पर अक्टूबर 1573 ईस्वी में राजा भगवंत दास को भेजा, परंतु वह भी असफल ही आया। इसके कुछ समय पश्चात अकबर ने एक और प्रयास किया, किंतु टोडरमल को भी अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली। यो वार्तालाप से अधीनता स्वीकार कराने में जब अकबर सफल नहीं हुए तो उसने शक्ति प्रदर्शन के माध्यम का आश्रय लिया। मानसिंह की नियुक्ति। काबुल व अन्य स्थानों से छुटकारा पाकर अकबर 1576 के प्रारंभिक महीनों में मेवाड़ अभियान प्रारंभ करने के उद्देश्य अजमेर पहुंचा। यहाँ रहकर वह युद्ध क्षेत्र की नवीनतम गतिविधियों से संपर्क रख सकता था। यही उसने 3 अप्रैल 1576 ईस्वी को मानसिंह के नेतृत्व में मुगल अभियान प्रारंभ करने की घोषणा की। हेमू को छोड़िए पहला अवसर था जब मुस्लिम सेना का नेतृत्व किसी हिंदू को दिया गया हो। मुस्लिम सामंतों ने इसका विरोध था। स्वयं अकबर भी इस विरोध से परिचित था, इसलिए मानसिंह की नियुक्ति घोषणा आगरा से लेकर अजमेर से की। मुगल मंसूबदारों के अतिरिक्त मानसिंह की नियुक्ति के पीछे अकबर के कुछ निश्चित उद्देश्य होने चाहिए। इकबालनामा जागरी के अनुसार अकबर का उद्देश्य था कि मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेनाएं होने के कारण प्रताप पहाड़ों की सहायता न ले, खुले मैदान में लड़ेगा, क्योंकि आमेर के शासक कुछ समय पूर्व तक मेवाड़ की अधीनता में था। मानसिंह का प्रस्थान। इधर जब प्रताप को मानसिंह के नेतृत्व में आने वाली मुगल सेना के बारे में समाचार मिला तो उसने मांडलगढ़ तक पहुंचकर सामना करने का निश्चय किया, परंतु अपने सामंतों के विरोध के कारण उसे अपना यह विचार छोड़ना पड़ा। उधर मानसिंह अजमेर से रवाना हो मांडलगढ़ पहुंचा, जहां वह 8 सप्ताह तक ठहरा रहा। मांडलगढ़ से रवाना हो बनास नदी के किनारे मोलेला नामक स्थान पर अपना पड़ाव डाला। प्रताप को जब शाही सेना के मांडलगढ़ से प्रयाण के समाचार मिले तो वह भी सह सैन्य गोगुंदा से लोसिंग पहुंचा। सामरिक दृष्टि से प्रताप के लिए बड़ा ही उपयुक्त स्थान था। सेना का जवाब। प्रताप ने अपनी सेना का विभाजन करते हुए हरावल का नेतृत्व पठान हकीम शाह सूर को दिया तथा मुख्य सेना के दाहिनी पार्श्व में भामाशाह तथा उसके भाई ताराचंद और ग्वालियर का भूतपूर्व राजा रामशाह को अपने पुत्रों से तैनात किया। बाएं पार्श्व में मानसिंह अखेरा जोत सोनगरा, मानसिंह झाला, बीदा झाला आदि के साथ नियुक्त था। पृष्ठ भाग में भील धनुर्धारी और केंद्र में प्रताप था। चांदावल ने अपने साथियों सहित पांडवा का पूजा था। मानसिंह ने शाही सेना को जमाते हुए हरावल में जगन्नाथ कच्छावा और आसफका को रखा तथा हरावल से भी आगे सैयद हाशिम बारह की देखरेख में कोई 80 योद्धाओं को रखा गया था। मुख्य सेना के बाएं भाग के नेतृत्व गाजी का बदख्शी कर रहा था। दाहिनी भाग का नेतृत्व सैयद अहमद का बरहा कर रहा था। यो मुगल सेना के अग्रदल का नेतृत्व जगन्नाथ कच्छावा कर रहा था, तो प्रताप के अग्रदल का भार हकीम कासूर पठान पर था। जून के तृतीय सप्ताह में खमनोर के पास शाही सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो इतिहास में हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। बदायूं ने इसे खमनोर का युद्ध कहा है और फजल ने गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा है। प्रारंभ में प्रताप की सेना का आक्रमण इतना तीव्र गति से था कि सारी मुगल सेना तितर बितर हो गई, परंतु मेहतर खां की तत्परता ने सारी स्थिति को संभाल लिया। इस युद्ध में प्रताप के जीवन को काफी खतरा पैदा हो गया, परंतु उसके झाला सामंत की सूझबूझ के कारण उसकी रक्षा हो सकी थी। लड़ाई सुबह से प्रारंभ होकर दोपहर तक चलती रही तथा दोनों पक्षों के हताहतों की संख्या 650 के करीब रही। इस युद्ध का सर्वाधिक महत्व इस बात से है कि गत अर्ध शताब्दी के चले आ रहे राजस्थान के मुगल संघर्ष में पहली बार मुगल मेवाड़ को न हरा सके। मुगलों के निरंतर विजयों से उसके अजय होने का जो भ्रम भारतीय राजनीतिक क्षितिज में व्याप्त था, उसे इस युद्ध ने ध्वस्त कर दिया। कतिपय इतिहासकारों ने इस युद्ध में प्रताप की हार बताई तथा युद्ध क्षेत्र से भाग जाने की बात कही। परिस्थितियां, स्थानीय साधनों, यहाँ तक कि पर्शियन इतिहासकार बदायूं जो स्वयं इस युद्ध में मुगलों की ओर से लड़ने के लिए उपस्थित था, अपनी पुस्तक के आलोचनात्मक अध्ययन से भी उपरोक्त कथन निर्मूल सिद्ध होता है।
राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति से स्पष्ट रूप से प्रताप को विजयी माना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस प्रकार के साधनों में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन की संभावना रहती है, परंतु हार को विजय में परिणित कर दे इतनी नहीं। इस युद्ध के दौरान सब बातों की पहल प्रताप ने अपने पास रखी। उसने मुगलों को अपने ही चुने हुए स्थान, समय व तरीके से लड़ने को बाध्य किया। आक्रमण का प्रारंभ भी उसने ही किया। हाथियों को भी उसने ही अपने चुने हुए स्थान पर लड़ाया तथा मैदान से पहाड़ों की ओर युद्ध को स्थानांतरण करने का प्रयास भी उसी ने किया। प्रताप हकीम का सुर ग्वालियर के रामशाह के नेतृत्व में हुए मेवाड़ी आक्रमण की भयंकरता को स्वयं बदायूंनी स्वीकार करता है। परिस्थितियों को देखें तो स्पष्ट है कि प्रताप हारा नहीं। अगर ऐसा होता तो मुगल संघर्ष में उनके अनुयायी इसका नेतृत्व स्वीकार नहीं करते। 50 वर्ष पूर्व खानवा युद्ध की हार के पश्चात राणा सांगा बाबर से लड़ने के लिए चंदेरी की ओर रवाना हुआ, परंतु उसके सामंतों ने उसके नेतृत्व में लड़ने की बजाय सांगा को ही विष देकर उसका जीवन समाप्त कर दिया। हल्दीघाटी युद्ध के 40 वर्ष बाद प्रताप के उत्तराधिकारी अमर सिंह ने लंबे संघर्ष के बाद 1615 ईस्वी में मुगलों संधि की। यह संधि मेवाड़ के लिए पूर्ण सम्मानजनक थी। फिर भी समझौता कर लेने से अमर सिंह को इतनी आत्मग्लानि हुई कि अपने शेष जीवन काल में महलों से बाहर नहीं आया। बदायूं भी स्वीकार करता है कि जब युद्ध के समाचार लेकर वह अकबर के पास जा रहा था तब मार्ग में मुगल विजय के बारे में बताता तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। यहाँ तक कि अकबर ने भी मानसिंह द्वारा भेजे गए संदेश पर विश्वास नहीं किया। अतः महमूद खां को वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए मेवाड़ भेजा। इस युद्ध का अन्य परिणाम यह रहेगा, इसने एक और प्रताप का स्वयं में आत्मविश्वास बढ़ा तो दूसरी ओर उसका नेतृत्व की जनमानस में प्रगाढ़ आस्था। खानवा युद्ध के पश्चात ही भारत विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए नेतृत्वहीन हो गया था। अब इस रिक्तता की पूर्ति प्रताप के रूप में हुई। इसलिए राजस्थान में छोटे छोटे राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा तथा पुनः प्राप्त करने की आकांक्षा से प्रताप के नेतृत्व स्वीकार किया। युद्ध नीति में परिवर्तन। हल्दीघाटी का युद्ध राजनीतिक ही नहीं अपितु प्रताप की युद्ध नीति पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव रहा। इस युद्ध के अनुभव से प्रताप ने मुगल आक्रमणों को सामना करने के लिए त्रिसूत्री युद्ध नीति अपनाई। पहली, जनमानस का विशाल पैमाने पर सहयोग। दूसरा, मित्र राज्य की सेनाओं को अपने स्थानों पर मुगल विरोधी अभियान करना। और तीसरा, केवल छापा मार युद्ध प्रणाली को अपनाना। प्रताप ने स्वतंत्रता की रक्षा का उत्तरदायी स्वयं तथा राज्य के सैनिकों तक ही सीमित नहीं रखा, समस्त जनमानस को भी इस उच्च आदर्श के लिए प्रेरित किया। उसकी प्रेरणा से ही राज्य का प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता का सैनिक बन गया। अकबर का पुनः प्रयास। 1576 ईस्वी से 1585 ईस्वी तक संघर्ष तीव्र गति से चला। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अकबर ने स्वयं मेवाड़ की ओर आना उचित समझा। 1575 ईस्वी में शिकार के बहाने मेवाड़ में और 6 महीने तक रहा, परंतु न तो उसकी ओर और न उसके सेना को कोई सहायता मिली और निराश होकर बांसवाड़ा होता हुआ गुजरात की ओर चला गया। अगले 12 वर्ष मेवाड़ के लिए शांतिपूर्ण रहे। इस अवधि में प्रताप ने अपने पिता के काल में हुए मुगल अधीन क्षेत्रों को भी कुछ को छोड़ मांडल, चित्तौड़ सभी को पुनः स्वतंत्र करा लिया। चावंड में नई राजधानी का निर्माण किया और राज्य की प्रशासनिक व आर्थिक व्यवस्था को सुचारू बनाया। साहित्य और कला में भी राज्य की आशातीत प्रगति हुई और यही प्रताप का जनवरी 16, 1597 ईस्वी के दिन स्वर्गवास हो गया। डॉक्टर R.C. त्रिपाठी के शब्दों में प्रताप एक वीर गाथा का निर्माण कर गए जो देश व काल के स्वतंत्रता प्रेमियों की प्रेरणा देती रही। यो प्रताप को एक राष्ट्र नायक कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। वह भारतीय संस्कृति की परंपरा का प्रतीक माना गया है। उसका बलिदान, सहिष्णुता और सिद्धांतों के लिए त्याग आज भी अनुकरणीय